नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस भदौरिया। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 की परीक्षा से संबंधित जो हम स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं, उस कड़ी में आज हम भाग 23 लेकर आए हैं। इस भाग में वातावरण एवं वंशानुक्रम के लगभग 16 प्रश्न हैं और ये 16 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में किसी न किसी स्टेट में अवश्य पूछे गए हैं। इस आशय से यह वीडियो हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। तो वंशानुक्रम एवं वातावरण का ये हमारा अंतिम वीडियो होगा दोस्तों। तो आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसके पहले जितने वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं चैनल पे, उसको सभी को देख लें। आगे जो वीडियोज अपलोड किए जाएंगे उसको भी आप देखते रहना। निश्चित है कि आपको सफलता मिलेगी। तो बिना विलंब किए हुए आइए चलते हैं अपने हम प्रश्नों पर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न ये रहा। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला वातावरण, दूसरा वंशानुक्रम और तीसरा दोनों। तो उत्तर ये सही होगा, दोनों। अधिगम को वातावरण और वंशानुक्रम दोनों प्रभावित करते हैं। कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछ लेता है कि सबसे अधिक अधिगम को क्या प्रभावित करता है, और दोनों ये न लिखा हो मान लीजिए, तो फिर वातावरण में आपको टिक करना है। अगर एक माने कि कोई 4 विकल्प दिए हुए हैं और इनमें से सभी ऐसा ना हो और पूछ लेता है अधिगम को सबसे अधिक क्या प्रभावित करता है, तो फिर वातावरण लिखना है। अगला प्रश्न है वंशानुक्रम के नियम। वंशानुक्रम के नियम हम जान लेते हैं। अगर हम नियम जान लेंगे तो हमको बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे। अभी हमने कहा था कि 16 प्रश्न है, इसको हमने वंशानुक्रम के नियम को हमने एक प्रश्न माना है दोस्तों। इसमें 6 नियम हैं और सभी को हमने एक प्रश्न मान लिया है, तो इसलिए 16 ही प्रश्न हैं। तो अब देखिएगा, इसमें 6 प्रश्न तो इसी में मिल जाते हैं आपको, और ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे। वंशानुक्रम के नियम, तो पहला नियम है निरंतरता का नियम। देखिए, ऐसा भी पूछ सकता है कि 3 नियम वंशानुक्रम के लिख दिए और एक नियम वंशानुक्रम का नहीं लिखा है, और प्रश्न इस तरह का पूछ लिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। तो अगर ये छवों को आप जाने रहेंगे तो उत्तर आपसे बन जाएगा। तो पहला है निरंतरता का नियम। तो निरंतरता का नियम कभी कभी पूछ लेता है दिया किसने है, तो ये बीजमैन ने इसे दिया है। बीजमैन मनोवैज्ञानिक है और उसको बीज कोष का नियम भी कहते हैं। निरंतरता के नियम को बीज कोष का भी नियम कहा जाता है। ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस नियम को बीज कोष का नियम कहा जाता है, और उत्तर विकल्प दे दिया निरंतरता का नियम, समानता का नियम, विभिन्नता का नियम। इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, बीज कोष का नियम जो है वो निरंतरता का नियम है। अब अगला नियम है, अब देखो बीज कोष के नियम में है क्या क्या कहता है बीजमैन। बीजमैन ये कहता है कि जो वंशानुगत गुण होते हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। ऐसा भी कह सकता है कि निरंतरता का नियम का आशय है। तो ध्यान रखिएगा, निरंतरता के नियम में जो बीजमैन का नियम है वो कहता है कि जो आनुवांशिकता के नियम है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। अब प्रश्न माने अगला है नियम वंशानुक्रम का समानता का नियम। समानता का नियम सोरेनसन ने दिया है। अब देखिए, समानता का नियम ये कहता है कि बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान, साधारण माता पिता के बच्चे साधारण,
एवं मंद बुद्धि माता पिता के बच्चे मंद बुद्धि होते हैं। देखो यही है समानता का नियम। माता पिता बुद्धिमान तो बच्चे बुद्धिमान, यानी समानता का नियम में आपको ध्यान रखना है कि एक ही समान माँ बाप और बच्चे। तो इसको दिया है सोरेनसन ने दिया है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान, साधारण माता पिता के बच्चे साधारण और मंद बुद्धि माता पिता के बच्चे मंद बुद्धि होते हैं, किसने कहा है? तो भी ध्यान रखिएगा, सोरेनसन ने कहा है। अगला है विभिन्नता का नियम। विभिन्नता का नियम, विभिन्नता का नियम ये मेंडल ने दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। ये कहा है कि विभिन्नता के नियम के तहत ये कहा गया है कि बुद्धिमान माता पिता के बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। चौथा है प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम कहता है कि बुद्धिमान माँ बाप के बच्चे मूर्ख भी हो सकते हैं। तो ये है प्रत्यागमन का नियम। अब है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, तो इसको कहता है लेमार्क ने। अर्जित गुणों का भी संक्रमण होता है। अर्जित गुणों से क्या तात्पर्य है कि कुछ माता पिता में ऐसे गुण होते हैं जो वंशानुक्रम से न प्राप्त होकर के माता पिता द्वारा अर्जित किए गए हैं। माता पिता द्वारा वातावरण में आके जन्म के बाद माता पिता ने अर्जित किया है वो गुण, वातावरण में आकर के जन्म के बाद अर्जित जो प्राप्त किए हैं उसको अर्जित गुण कहते हैं। तो अर्जित गुणों का भी संक्रमण होता है, लेमार्क कहता है। और लेमार्क ने एक उदाहरण दिया था कि पहले जिराफ के बड़ी गर्दन नहीं हुआ करती थी, गर्दन छोटी छोटी होती थी, तो उसको चारा खाने में, जो घास खाने में उसको दिक्कत होती थी नीचे, तो धीरे धीरे उसकी गर्दन उठाते उठाते वो ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाने लगा। तो क्या हो गया? ये अर्जित गुण था उस जिराफ का। तो अर्जित गुण जो है ट्रांसफर हुए, संक्रमण हुआ उनके आने वाली पीढ़ी में। प्रश्न नंबर 6 है मेंडल का नियम। मेंडल क्या कहता है कि वर्ण संकर प्राणी या वर्ण संकर वस्तुएं अपने मूल रूप की ओर अग्रसित होती हैं। अगर कोई वर्ण संकर वस्तु है, कोई बीज है, तो वो कुछ दिन बाद अपने मूल रूप में आ जाती हैं। जैसे मटर पर उसने प्रयोग किया था, वर्ण संकर मटर पर प्रयोग किया, तो वर्ण संकर मटर जो था उपयोग करते करते जो शुरू में मूल रूप था उसका उस तरह आ गई थी। तो ये मटर पर प्रयोग किया था मेंडल ने। अब अगला प्रश्न है, बच्चों के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का मूल कारण है। मानसिक रूप से बच्चे अस्वस्थ होते हैं अगर, तो इसका मूल कारण किसे हम मानेंगे? कक्षा को, परिवार को, और परिवेश का जो वातावरण है, आसपास के परिवेश का, पास पड़ोस का जो वातावरण है, वह जिम्मेदार होता है मानसिक रूप से बच्चों की अस्वस्थता के लिए। अब हमारा अगला प्रश्न है, क्या व्यक्तित्व एवं बुद्धि को वंशानुक्रम प्रभावित करता है? तो बिल्कुल हाँ, व्यक्तित्व एवं बुद्धि को वंशानुक्रम प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, क्या आंखों के रंग का संबंध आनुवांशिकता से है? तो बिल्कुल आंखों के रंग का संबंध आनुवांशिकता से है। जिस तरह से बच्चे के पेरेंट्स की आंखें होती है, भूरी है तो बच्चे की आंखें भूरी होगी, नीली है तो बच्चों की आंखें नीली होंगी। आंखों का रंग जो होता है बिल्कुल आनुवांशिकता से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, परिपक्वता आनुवांशिकी द्वारा निर्धारित विकास की प्रक्रिया है। परिपक्वता जो है वो आनुवांशिकी द्वारा निर्धारित विकास की प्रक्रिया है। तो बिल्कुल सही है ये, हाँ। अगला प्रश्न है,
अधिगम और समाजीकरण वातावरण द्वारा निर्धारित विकास की प्रक्रिया है? तो हाँ, देखिए परिपक्वता जो है आनुवांशिकता पर निर्धारित होती है, और अधिगम और समाजीकरण जो होता है, सीखना और सोशलाइजेशन बच्चों में होता है, वो वातावरण पर निर्भर करता है। और परिपक्वता जो है वो आनुवांशिकता पर निर्भर करती है। अगला है वैयक्तिक भिन्नता। हर व्यक्ति अलग अलग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है हर व्यक्ति में। तो इंडिविजुअल डिफरेंस का कारण है वातावरण एवं वंशानुक्रम की अन्योन्य क्रिया। जो हर बच्चे भिन्न होते हैं, अगर दुनिया के जितने बच्चे होंगे सब में भिन्नता पाई जाती है, इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है, व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, उसका कारण वातावरण एवं वंशानुक्रम की अन्योन्य क्रिया है। अगला प्रश्न है, जैव सांख्यिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जैव सांख्यिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। अगला प्रश्न है, बालकों के अनुवांशिक गुण उनके वृद्धि एवं विकास दोनों को प्रभावित करते हैं? तो बिल्कुल सत्य है। जो अनुवांशिक गुण होते हैं वो वृद्धि को भी प्रभावित करते हैं और विकास को भी प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, अनुवांशिक गुणों के निर्धारण में गुणसूत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अनुवांशिक गुणों का जो निर्धारण होता है उसमें मुख्य रूप से गुणसूत्र की भूमिका बहुत बड़ी होती है। तो क्या सत्य है ये? तो हाँ, बिल्कुल ये सत्य है। अगला है, बालक के चरित्र का विकास किसके द्वारा होता है? तो बालक के चरित्र का विकास विकल्प दिया है इच्छा शक्ति, नैतिकता और व्यवहार। तो बालक के जो चरित्र का विकास होगा है उसकी इच्छा शक्ति पर भी निर्भर करता है, उसकी नैतिकता पर भी निर्भर करता है, उसके व्यवहार पर भी निर्भर करता है। इसका उत्तर होगा सभी। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व किसके साथ स्थायी समायोजन है? व्यक्तित्व किसके साथ स्थायी समायोजन है? तो पर्यावरण के साथ। व्यक्तित्व पर्यावरण, जीवन और प्रकृति के साथ स्थायी समायोजन है। ये व्यक्तित्व की परिभाषा थी ये, कि व्यक्तित्व पर्यावरण, जीवन और प्रकृति के साथ स्थायी समायोजन है। अगला प्रश्न है, परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करती है? तो बिल्कुल सही है। बुद्धि लब्धि पर, बच्चे की बुद्धि लब्धि पर आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी परिवार की सामाजिक एवं वास्तविक स्थिति बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करती है। सत्य है। अब हमारा अगला प्रश्न है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं? तो ये देखिए, पौष्टिकता की गुणवत्ता भी विकास को प्रभावित करती है, संस्कृति विकास को प्रभावित करती है, शिक्षा की गुणवत्ता विकास को प्रभावित करती है। तो इसका उत्तर है ये सभी जो है विकास को प्रभावित करते हैं। विकास को ये प्रभावित करने वाले कारक पौष्टिकता, संस्कृति और शिक्षा की गुणवत्ता, ये सभी विकास को प्रभावित करते हैं। क्या शारीरिक गठन विकास को प्रभावित करता है? तो बिल्कुल नहीं। शारीरिक गठन विकास को प्रभावित नहीं करता है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि क्या शारीरिक गठन वृद्धि को प्रभावित करता है, तो हाँ, वृद्धि एवं विकास में अंतर है। वृद्धि में सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें शरीर गठन भी शामिल होता है, लेकिन विकास में शारीरिक गठन से कोई मतलब नहीं होता है। सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विकास, शैक्षिक विकास, राजनैतिक विकास, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसलिए विकास में
पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति और शिक्षा की गुणवत्ता जो है महत्व रखती है, लेकिन शरीर गठन महत्व नहीं लगता। लेकिन वृद्धि में शरीर गठन भी महत्व रखता है। क्या शारीरिक गठन विकास को प्रभावित करता है? तो नहीं, लेकिन वृद्धि को प्रभावित करता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ आज हमारा वीडियो यहीं पे संपन्न होता है। बहुत ही जितने भी प्रश्न थे सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आपको तैयार कर लेना है। अगर आप लापरवाही करते हैं तो निश्चित है कि आप नुकसान उठाएंगे, तो लापरवाही ना करें। सभी प्रश्नों को आप अपने कॉपी में लिखें, नोट्स तैयार करें और परीक्षा में जाने से पहले एक बार अवश्य पढ़ें। तो दोस्तों, एक बार हम फिर से कहते हैं, आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इतने धैर्य के साथ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।